बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड चैप्टर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम या जिसे आप सब लोग स्मार्ट सिलेबस से जानते हैं, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब नाइन्थ क्लास से भी आप इन इक्वेशन से वाकिफ़ हैं। ये जो चार इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, जिसमें सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे कहते हैं वो है हमारे पास वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है टू ए एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो है हमारे पास एस इज़ इक्वल टू वी टी। अब ये जो पहली तीन इक्वेशन है इनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। क्या है वो कैटेगरी, वो देखें यहाँ पर। फर्स्ट थ्री इक्वेशंस आर ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मौजूद है। ए देखिए इन तीनों में मौजूद है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये जो फोर्थ इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी टी, बेटा ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जा सकता है इसको। और उसके बाद जो स्मार्ट सिलेबस में जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा वो है इम्पल्स का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्पल्स। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी कि जब कोई बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स किसी बहुत ऑब्जेक्ट पर लगे और वो भी बहुत ही छोटे वक्त के लिए, तो ऐसी फोर्स को यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इस एफ और टी का जो प्रोडक्ट है बेटा उसे इम्पल्स कहा जाता है। जैसे क्रिकेट बॉल को बैट से हिट लगती है, ठीक है। अब वो बैट से जो क्रिकेट बॉल को हिट लगी है बेटा वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगती है, लेकिन वो बहुत ज़ोरदार होती है जिससे बॉल बहुत दूर चले जाती है। तो ऐसी फोर्स को जो लार्ज फोर्स है और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लगी है उसे इम्पल्स कहा जाता है। अब यहीं से इसका ऐसा यूनिट बनता है बेटा, देखें क्या है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इम्पल्स का जो यूनिट बनेगा वो है न्यूटन सेकंड, और इसकी जो डायमेंशन है वो इस तरीके से एम एल टी माइनस वन आएगी इसकी। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, और ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का बाकायदा इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है, तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें। मोमेंटम और इसके दरमियान रिलेशन क्या है। अब एक चीज़ हम पहले से जानते हैं, जब भी किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो वो फोर्स जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और न्यूटन सेकंड लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा ये मैंने वो लिखी हुई है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें ए क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा कल का भी टॉपिक था, कल हमने पढ़ा है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई इंटू टी आ जाएगा इस तरीके से। और टाइम टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एफ इंटू टी और इधर से आएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और बेटा राइट हैंड साइड इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, काफ़ी अहमियत है। क्या इंपॉर्टेंस है खुद देखें कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एफ इंटू टी, ये इंपल्स को जाहिर करती है, जबकि राइट हैंड साइड में देखें प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और साथ फाइनल वेलोसिटी है, तो ये है फाइनल मोमेंटम। फिर नेगेटिव साइन और एम वी आई मैस और प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो इसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसे कहा जा सकता है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान बेटा ये एक रिलेशन है कि इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। मोमेंटम में तब्दीली को कहते हैं इम्पल्स। अब ये जो इक्वेशन वन यहाँ पर बन गई है न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से, इस इक्वेशन की भी अलग से इंपॉर्टेंस है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है। देखें क्या कहती है ये इक्वेशन वन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। देखें यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एफ के इक्वल है, और एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है। तो ये जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम में है वैसे ही एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी है। ये न्यूटन सेकंड लॉ की अनदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म है, यानी कि मोमेंटम वाली फॉर्म कह सकते हैं। अनदर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है बेटा। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं होता। ये सेकंड हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद मोमेंटम और इंपल्स वाली चेंज के बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा मुस्तकिल रहता है, कंजर्व रहता है। यानी क्या मतलब है कंजर्व का, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम वो हमेशा इक्वल रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये पेपर में अलग से आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा।
तो अब आते हैं इसके ऊपर, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए क्या है, द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडीज इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे बॉडीज के ऊपर, जो अंदर सिस्टम के अंदर बॉडीज मौजूद है उनके ऊपर कोई बाहर की फोर्स अमल ना करे, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए जिससे हम वजाहत कर सकें कि ये है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैंने लिखा है, देखें, गैस मॉलिक्यूल या गैस एनक्लोज इन अ वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बेटा, यानी कि बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, तो अंदर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अंदर का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, तो वो एक किस्म का सिस्टम आइसोलेटेड होगा। उनके अंदर मोमेंटम की जो तब्दीली होगी वो इंटरनल कोलिजन की वजह से होगी, और अगर इंटरनल कोलिजन की वजह से है तो वो कंजर्व रहना है। अब इस स्टेटमेंट का बाकायदा प्रूफ आज हमारा टॉपिक है, यह इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू हार्ड स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मैसेज M1 एंड M2। फर्ज कर लिया कि आपके पास दो मैसेज के मौजूद आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो मैसेज हैं, एक है M1 एक है M2। अब टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी M1 की है V1 और M2 की जो वेलोसिटी है वो है V2, और ये कोलिजन तब होगी जब V1 ग्रेटर होगा V2 से, तो पीछे से ये आकर इसको टकराएगा, कोलिजन होगी, टकराव होगा। देयर वेलोसिटीज, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज जो है बेटा चेंज हो जाएगी, V1 प्राइम एंड V2 प्राइम आ जाएगी इन दोनों की। और ड्यूरिंग कोलिजन, और कोलिजन के दौरान जब इन पर टकराव होगा बेटा, तो ये टकराव में इन पर फोर्सेज लगेगी, F प्राइम एक फोर्स लगेगी और दूसरी F लगेगी। एक्ट्स ऑन M1 एंड चेंज इट्स मोमेंटम, जब M1 पर लगेगी फोर्स जो इसको मोमेंटम को बदलेगी वो है F1 प्राइम, और इसी तरीके से जो M2 पर लगेगी वो है आपके पास F, एक है F प्राइम एक है F, एक M1 पर लग रही है एक M2 पर लग रही है, और इससे उनका मोमेंटम चेंज होगा। अब जो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पढ़ी है, इस इक्वेशन 1 जो मोमेंटम चेंज की है फोर्स की वजह से, वो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो F इंटू टी, देखें जैसे मौजूद है, इधर आएगा फाइनल मोमेंटम, जैसे यहाँ फाइनल है, फाइनल मोमेंटम यानी कि M1 V1 प्राइम टकराने के बाद का मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये आपके पास M1 के मोमेंटम में जो तब्दीली है इस F प्राइम की वजह से वो आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से इस F की वजह से जो M2 का मोमेंटम चेंज होगा, ये मैंने उसकी इक्वेशन लिखी है, इसको देखकर मैंने डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखी है। आप यहाँ से भी दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दी है। अब आपको टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम निकालना है। जब टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम निकालेंगे बेटा, तो आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है, एडिंग दीज इक्वेशन टू फाइंड द टोटल मोमेंटम। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाली दो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपस में ऐड होकर टी कॉमन आ जाएगा इस तरीके से, जबकि राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म पूरी की पूरी, फिर प्लस का साइन, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी ऐसे आ जाएगी इसमें। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अब जरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ऊपर फोकस करें कि न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस F प्राइम और ये जो F है आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये एक ही कोलिजन पर लगने वाली फोर्सेस हैं, एक ही इवेंट में होने वाली फोर्सेस है, लिहाजा ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं, ये दोनों अपोजिट तो हैं ही। देखें यहाँ एरो हेड से नजर आ रहा है, अपोजिट है, और सेम टकराव की कोलिजन के दरमियान की फोर्स है, लिहाजा ये इक्वल भी होंगी। तो जब हम इसको F को माइनस F के बराबर पुट करेंगे F प्राइम को, तो इन दोनों का जो सम है बेटा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। और जब हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ जीरो लिखेंगे तो आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन बच जाएगी, यानी कि ये जो 1 प्राइम वाले हैं ये दोनों प्लस के हैं, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया, और ये जो जो माइनस वाली हैं इनको मैंने इस तरफ लिख लिया है। अब इक्वेशन को करना है रीअरेंज, दोबारा तरतीब देनी है। तो जब आप दोबारा तरतीब देते हैं बेटा तो आपके पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन आती है। आफ्टर रीअरेंजिंग वी विल हैव, जो 1 वाली टर्म है, जो टकराने से पहले वाली टर्म है बेटा वो इस तरफ आ जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो टकराने की बाद वाली जो टर्म है वो आ जाएंगी दूसरी साइड पर। तो ये जो इक्वल के इस तरफ है बेटा इसे कहते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मैसेज बिफोर कोलिजन, और इसे कहते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैसेज आफ्टर कोलिजन, जिसे फाइनल कहते हैं। अब ये बराबर का साइन ये कर रहा है कि मोमेंटम इज कंजर्व। तो ये है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एक दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट में किए हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।